हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था और ये प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा है। ये भी हमने एक बार देखा था और हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी थी। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम ये एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या देखा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं और इसकी सबसे पहली साइट जॉन मार्शल और दयाराम सहानी ने डिस्कवर करी थी इन 1924। उसके बाद हमने देखा कि अर्ली, मैच्योर और लेट हड़प्पन फीचर के क्या क्या क्लासिफिकेशन थे। नेक्स्ट वी सॉ सम इम्पॉर्टेंट साइट्स। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना कि कौन सी साइट कौन सी रिवर के किनारे पे है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट देखी थी, क्योंकि ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है तो यहाँ पे हमको रिटन एविडेंसेस मिलते हैं। और हमने ये भी देखा कि इनकी स्क्रिप्ट जो थी वो पिक्टोग्राफिक थी, बोस्टोफिडॉन स्टाइल की थी, मतलब यहाँ से लिखना शुरू करते थे फिर ऐसे और फिर ऐसे, है ना। और ये देखा कि इनके ऑलमोस्ट 400 से भी ज़्यादा सिंबल्स थे और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जो सिंबल्स हैं वो मुंडा लैंग्वेज, छोटा नागपुर प्लाट्यू की उनसे रिजेंबल भी करते हैं। मूविंग अहेड, हमने इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में बात करी थी। टाउन प्लानिंग में हमने क्या क्या देखा था कि इनका एक वेस्ट साइड में रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो हमने ऐसा माना कि मे बी ये रूलर्स के होंगे या फिर कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स भी इसी तरफ होंगी, सिटाडेल की तरफ। ईस्ट की तरफ पे लोअर टाउन है, ईस्ट की तरफ पे लोअर टाउन है, ऐसा माना गया क्योंकि ये लोअर है, हाइट में कम है, तो मे बी हाउस ऑफ कॉमन्स हो। तो आप देख सकते हो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्लास की डिवीजन को, कि रिच क्लास और पुअर क्लास में डिवीजन हड़प्पन टाइम में भी था। एक ये देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि टाउन प्लानिंग में इनकी स्ट्रीट्स कितनी वेल प्लान थी, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। तो इनकी स्ट्रीट्स कैसे पैटर्न में थी, 90 डिग्री के पैटर्न में थी। और हमने क्या देखा कि एक जगह पे हमें रेडियल पैटर्न, जैसे इंडिया गेट में मिलता है ना गोल चक्कर के, इस तरफ पे भी इस तरफ पे भी एग्जिट रूट्स, तो हम रेडियल पैटर्न हमने कहाँ देखा था, एक बनावली, एक हरियाणा में एरिया है उस तरफ पे, दैट इज़ ऑल्सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। इसके बाद हमने देखा कि टाउन प्लानिंग में हमने कल भी डिस्कस किया था, इनके हाउसेस थे ग्रिड सिस्टम में। आप देख रहे हो कि कितने वेल प्लान्ड है, एक के पीछे एक के पीछे एक। तो कैसा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ग्रिड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि मेजरली आप देखोगे इनके डोर्स और विंडोज़ मेन रोड की तरफ पे नहीं खुलेंगे, कोई रियर साइड पे खुलेंगे, मतलब रोड की दूसरी तरफ पे खुलेंगे। सबसे पहले तो ये नोटिस करने वाली चीज़ है कि वेंटिलेशन का ध्यान रखा जा रहा था क्योंकि विंडोज़ थी। उसके बाद पे ये भी कि रोड साइड पे नहीं खुल रहा है, रियर साइड पे खुल रहा है। तो कल भी हमने डिस्कस किया, दिस इज ड्यू टू 2 रीजंस, मे बी प्राइवेसी और सिक्योरिटी, मे बी बोथ, राइट। देन आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट 90 डिग्री पे रोड्स थी और रोड्स के साइड पे आप देखोगे तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पिट्स भी थी। तो अगर हम आज के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो मे बी हम यहाँ से भी सीख सकते हैं, हड़प्पन सोसाइटी से। और हम अपने जो सॉलिड स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि रोड के साइड पे ही छोटी छोटी पिट्स बना दी जाए जहाँ पे कूड़ा रख दिया जाए और फिर उसको डंप कर दो, तो थोड़े टाइम बाद वो फर्टिलाइज़र या मैन्योर के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद में एग्रीकल्चर कर रहे थे न्यूलिथिक टाइम से ही, तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और एग्रीकल्चर के साथ साथ बड़ी बड़ी ग्रेनरीज भी चाहिए होंगी फॉर व्हाट, फॉर स्टोरेज, स्टोर करना होगा ना। व्हाट आर ग्रेनरीज, जहाँ पे हम स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, तो स्टोरेज के लिए। और मान लो कि हमें ट्रेड करना है तो एक जगह स्टोर तो करना पड़ेगा पहले, वहीं से ट्रेड होगा। इसके अलावा एक स्ट्राइकिंग फीचर बर्न्ट ब्रिक्स का यूसेज। और इसके अलावा अगर आप देखो तो मैसनरी इनकी इतनी अच्छी थी, मैसनरी मतलब जो घर बनाते हैं लोग, वो जो टास्क, वो जो स्किल था वो इनका इतना अच्छा था घर बनाने का, मैसनरी इनकी इतनी अच्छी थी कि इनके आप यहाँ से कोई भी ब्रिक उठा लो, उन सब में अगर आप थिकनेस, विथ और लेंथ की रेशो देखोगे तो दैट विल ऑलवेज बी 1:2:4। मूविंग अहेड, इजिप्ट में इसी टाइम पे ड्राइड ब्रिक्स का यूज़ हो रहा था, जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ कर रहे थे। इसके बाद अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करी जाए तो भी ये लोग काफ़ी एडवांस थे। हम आज बोलते हैं हर घर शौचालय और
अभी 2014-15 में हमने नए नए स्कीम्स लेकर आए कि हर घर में, हर विलेज में एक वॉशरूम होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। बट ये देखो, इनके चाहे घर बड़े हों चाहे छोटे हो, सिटाडेल हो या स्मॉल टाउन हो, इनके पास अपने अपने बाथरूम्स थे। और जो बाथरूम से निकलती हुई, जैसे ये बाथरूम से निकलती हुई जो सीवेज पाइप है, जो सीवेज पाइप है, और ये एक मेन सीवर से कनेक्ट होगी। ये सीवर जो होगा ये कभी भी सिटी के अंदर नहीं खुलेगा, ये हमेशा सिटी के बाहर खुलेगा। तो सिटी के अंदर किस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी वेस्ट या फिर जो डंप यार्ड सिटी कभी नहीं बनेगी। और सिटी ब्यूटिफिकेशन का भी इन लोगों ने काफ़ी ध्यान रखा, क्योंकि इनकी कोई भी ड्रेन ऐसे ओपनड नहीं थी, इसको ऊपर से ये लोग ब्रिक्स से ढक दिया करते थे। तो जब ये ब्रिक से ढक देंगे तो अब इसका ये जो सीवर है या इसको क्लीन कैसे करेंगे? तो इन्होंने साइड पे क्या बना रखे थे, मैन होल्स। क्या कंस्ट्रक्ट कर रखे थे, मैन होल्स, ताकि टाइम टू टाइम इनको, ये जो कवर्ड मैन होल्स है, इनको हटाया जा सके और इनकी क्लीनिंग की जा सके। इसके अलावा अगर आप देखो, एग्रीकल्चर में इनको काफ़ी कुछ उगाना आता था। तो हमने कल भी देखा था इनको क्या उगाना नहीं आता था, तो वो है मेज़, क्योंकि मेज़ के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, टोमेटो के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, पोटैटो के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो दे वर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, दे वर यूज्ड ऑक्सन फॉर प्लोइंग। इसके अलावा वैसे तो इनके ज़्यादातर हड़प्पन साइट्स अगर आप देखोगे तो वो फ्लड प्लेन्स पे होंगी, मतलब नदी के किनारे पे होंगी। बट जैसे शॉटगई इन अफगानिस्तान, यहाँ पे मे बी इरिगेशन का प्रॉब्लम रहा होगा, तो इन्होंने कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन भी करी है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर कोई भी ऐसी साइट आपको समझ में आती है जिसके अंदर कुछ डिस्टिंक्ट फीचर है, तो प्लीज़ उसको वहीं के वहीं नोट करके चलिए, क्योंकि वो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मूविंग अहेड, एनिमल्स की रेयरिंग तो कर ही रहते, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स तो हम अर्ली मैन मीजोलिथिक के टाइम से ही शुरू कर दिए थे, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड रहा, पर हॉर्स इनको नहीं पता था। इसके बाद अगर हम देखें इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी में इनका ट्रेड होता था दूसरे सिविलाइजेशन से, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। इस तरफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी अक्रॉस दिस टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर, और ये जो नाइल रिवर है इसके अक्रॉस इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। तो आप देख सकते हैं कि दे वर ट्रेडिंग अक्रॉस अनदर सिविलाइजेशन टू। कंटेम्प्रेरी जो इनके साथ में जो चल रही सिविलाइजेशन थी, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से ये लोग ट्रेड कर रहे थे थ्रू सी रूट। ये अरेबियन सी है ना, इस अरेबियन सी के रूट्स के थ्रू ये लोग ट्रेड कर रहे थे। अब कैसे पता चला कि ट्रेड कर रहे थे? तो आर्कियोलॉजिकल एक्सट्रापोलेशन के थ्रू वी फाइंड आउट कि ऐसा हो रहा था। कैसे? जैसे अलग अलग जगह से, मेसोपोटामिया से कई सारी हड़प्पन सील्स मिली हैं, तो वहाँ पे सील्स खुद तो पहुँची नहीं होंगी, किसी ने पहुँचाई होंगी। अब ऐसा माना जा रहा है कि मे बी वो सील्स ट्रेड के लिए यूज़ करती होगी। जैसे होता नहीं कि कोई जैसे वीट की कोई बोरी भेजी होगी, तो उसके ऊपर ये सील लगा दी, सील कर देते ना, तो ये सील लगा दी ताकि बीच में कोई चोरी ना हो और पूरा का पूरा सामान पहुँचे, तो मे बी इसके लिए यूज़ करते होंगे। तो ये इस तरह की सील्स, कुछ रेक्टेंगुलर, कुछ सिलेंड्रिकल, और भी कई सारे शेप्स में अलग अलग जगह पे मिली है इनके यहाँ पे। इसके अलावा एक रेगुलेटेड वेट सिस्टम भी था, वेट्स और मेजर का सिस्टम भी काफ़ी रेगुलेटेड था। इनकी जो बेसिक यूनिट थी वो 16 मानी जा रही है। इनकी बेसिक यूनिट जो मेजरमेंट की थी दैट वाज 16, देन 64, देन 320, देन 640 एंड देन सो ऑन। अच्छा, इनके पास जो ट्रेड हो रहा था वो किस चीज़ का हो रहा था? मे बी स्टोन, मेटल, ग्रेनरी, ग्रेन्स एंड कॉटन उगा रहे थे ना, तो मे बी बाहर भी भेज रहे होंगे, और कॉटन के एविडेंसेस भी मिले हैं दूसरे एरिया में। उसके बाद बार्टर सिस्टम, इकोनॉमी के लिए मेजरली बार्टर सिस्टम यूज़ कर रहे थे। बार्टर सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी कल भी बात किए थे, और चारकोलिथिक एज में भी बात किए थे, जब हम चारकोलिथिक एज की बात कर रहे थे, तो आप एक बार वो भी वीडियो देख सकते हो। अब आगे देखो तो एक स्टोन है, प्रेशियस स्टोन, लैपिस लैजुली। ये मे बी हम इम्पोर्ट कर रहे होंगे, दूसरे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में लैपिस लैजुली भी हम इम्पोर्ट करते होंगे। अच्छा, ये कैसे पता चला कि अरेबियन सी के थ्रू ट्रेड कर रहे होंगे? बिकॉज इनके आर्टिफैक्ट्स, कई इनके आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ऐसे टॉयज़ मिले हैं जो शिप की शेप के हैं। तो मतलब मे बी इनको बोट मेकिंग
की टेक्नोलॉजी इनको पता थी, तो दे वर मेकिंग बोट्स। इसके अलावा इनको बीड मेकिंग के बारे में पता था। ये देखो, एक ये ब्रॉन्ज का स्टैचू है, ये डांसिंग गर्ल है, बहुत ही फेमस स्टैचू है, ब्रॉन्ज का बना है। आप देख सकते हो इनकी आर्ट, इनको ब्रॉन्ज मेटल को कास्ट करना आता था, तो मेटलर्जी में ये कितने अच्छे थे, एडवांस थे ये लोग मेटलर्जी में। इस लड़की ने देखो बीड्स की माला पहनी है, और ऐसा ही नहीं, यहाँ से मिले हुए कई सारे टॉयज़ में, कई सारे फिगराइंस में आप देखोगे कि उनको ज्वेलरी से सजाया गया है, तो इसका मतलब इनको ऑर्नामेंट्स पहनने का शौक भी था, और साथ में ये लोग बीड मेकिंग में भी काफ़ी अच्छे थे। सील मेकिंग में तो हमने देख ही लिया, अलग अलग तरह की सील मिली है। मैसनरी में भी हमने देख लिया, अलग अलग तरीके से घर बना रहे थे, ब्रिक्स काफ़ी यूनिफॉर्म थी। इनफैक्ट कई कई जगह तो डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी भी घर मिले हैं, तो आप देख सकते हो कि यार डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी घर बना रहे थे, तो इसका मतलब कितने अच्छे मैसन्स रहे होंगे उस टाइम पे। मैसल्स, मिस्त्री जिनको हम कहते हैं ना, जो घर बनाते हैं। उसके बाद मेटल को में देखो तो कॉपर तो हम चारकोलिथिक में भी यूज़ कर रहे थे, ब्रॉन्ज भी यूज़ कर रहे थे तब, पर वो कंटेम्प्रेरी है। ब्रॉन्ज का यूज़ वो कंपैरेटिवली कम कर रहे थे, ये लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और बहुत ही रिफाइंड इमेजेस या बहुत ही रिफाइंड फिगराइंस इनके वहाँ से मिली है। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को कुछ लोग ब्रॉन्ज एज भी कह देते हैं। टिन हम लोग अफगानिस्तान से ला रहे थे, वैसे ही गोल्ड कर्नाटक से ला रहे थे, तो मतलब ट्रेड भी प्रेवलेंट था। अब सिल्वर जो है, दे वर द फर्स्ट टू यूज़ सिल्वर। जो कॉपर है उस टाइम पे कहाँ से आ रहा था, तो खेतरी माइंस इन राजस्थान, वहाँ से कॉपर ला रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टेराकोटा के सुंदर सुंदर टॉयज़ भी मिले हैं। जैसे एक बुलक कार्ट का भी टॉय मिला है, तो मे बी वहाँ से ही पता चला कि दे वर यूजिंग ऑक्सन टू प्लो देयर फील्ड्स, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑब्वियसली हम अभी पिक्टोग्राफिक जो इनके स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर तो नहीं कर पाए कि ये लोग क्या लिखे होंगे, तो हम इन्हीं आर्टिफैक्ट्स जो इनके टॉयज़ मिलते हैं या फिर जैसे पॉटरी मिलती है, तो हम इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे ये लोग क्या कर रहे होंगे। मूविंग अहेड, कल हमने टेक्नोलॉजी तक पूरा किया था, आज हम ये देखेंगे कि इन लोगों का रिलीजन के बारे में, इनकी बिलीफ फेथ किस तरह की थी। तो अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो यहाँ पे एक इस तरह की फिगराइन मिली है और काफ़ी जगह पे मिली है। इसको बोलते हैं, इसको हम लोगों ने बोला कि मे बी ये मदर गॉडेस रही होंगी जिनकी ये लोग पूजा करते होंगे। वैसे अगर आप अर्ली मैन को देखो तो वो लोग नेचर की वर्शिप करते थे, तो मे बी वो मदर गॉडेस की या फिर फर्टिलिटी की गॉडेस की पूजा करते होंगे। जस्ट लाइक इजिप्शियन उस टाइम पे नाइल रिवर की पूजा कर रहे थे, मे बी इसलिए ये लोग मे बी उसी तरह से यहाँ पे भी ये लोग नेचर की पूजा वर्शिप कर रहे थे। नेचर में भी ये फर्टिलिटी गॉडेस की पूजा कर रहे होंगे, ये मे बी वही डिपिक्ट करता है। इसके अलावा बहुत सारी फिगर्स मिली है जिसमें एम्ब्रियो ऑफ अ वुमेन को दिखाया गया है, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि मे बी फर्टिलिटी गॉडेस को उस टाइम पे ये लोग मानते होंगे। इसके अलावा आप देखो तो एक मेल डीटी की भी फ़ोटो है, ऐसा माना जा रहा है कि मे बी वो मेल डीटी, जैसे ये देखो ये एक मेल डीटी की फ़ोटो है जिनके हॉर्न है, दो सींग है। अगर इस मेल डीटी को आप और डिटेल में स्टडी करो तो हम कई जगह हमने इनको प्रोटोशिवा भी कहा है। इस मेल डीटी की जो फोटो है, इसके नीचे आप देखोगे इनके पैरों में 2 डियर टाइप के एनिमल्स की फोटो है। एक तरफ इनके टाइगर है, राइट, एक तरफ इनके टाइगर है और एलिफेंट है, इस तरफ देखो ये एलिफेंट, और एक तरफ इनके राइनो है, ये देखो राइनो, और नीचे उसके बफलो, राइट। तो अगर आप देखो तो इनके एक तरफ पे टाइगर और एलिफेंट और दूसरी तरफ पे राइनो और बफलो है, और नीचे इनके 2 डियर हैं। तो मतलब ये सारे एनिमल्स के बारे में अगर कभी यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछे कि इनको पता था या नहीं पता था, तो हाँ जी इनको पता था, क्योंकि पता था तभी तो इन्होंने सील पे उनकी फ़ोटो को डिपिक्ट किया है, और हो सकता है कि ये एक रेवर्ड फिगर रही हो। इसके अलावा आप देखो तो इनके काफ़ी सारी सील्स पे इस तरह के यूनिकॉर्न के स्ट्रक्चर मिले हैं।
मे बी ये यूनिकॉर्न राइनो ही हो या पता नहीं क्या हो सकता है, क्या डिपिक्ट कर रहे थे, इट इज़ येट टू बी डिसाइफर्ड। एक बहुत सारे ऐसे हम्प्ड बुल के टाइप के सील्स भी मिले हैं, तो जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि मे बी दे यूज टू वर्शिप एनिमल्स ऑल्सो एंड ट्रीज ऑल्सो। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की वर्शिप कर रहे थे, ऐसे तो एविडेंसेस हमने पहले भी देखे हैं, क्योंकि मदर गॉडेस एंड देन एम्ब्री ऑफ अ वूम को को ये लोग वर्शिप कर रहे थे। इसके अलावा कई जगह पे फैलिस वर्शिप के भी एविडेंसेस मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर ऑल्सो यूजिंग, ये इधर देखो आप, एम्यूलेट्स, दे वर ऑल्सो यूजिंग एम्यूलेट्स। तो व्हाट इज़ एन एम्यूलेट? आप कभी गले में ऐसे कुछ कुछ लोग पहनते हैं ना, इसके अंदर से धागा डाल के और उसको गले में पहनेंगे, मे बी नज़र ना लग जाए टाइप्स, उसलिए पहनते होंगे, है ना। आप इधर देखो, इधर भी एक होल है और एक स्ट्रक्चर है, तो मे बी इसके अंदर से धागा डाल के उसे गले में पहना जाता होगा। तो इस तरह के एम्यूलेट्स भी देवर ऑल्सो यूजिंग। अच्छा, ये एक फ़ोटो है स्टेटाइट की। इस फोटो को देख के ऐसा माना जा रहा है कि मे बी ये कोई किंग हो सकता है, मे बी कोई प्रीस्ट की फ़ोटो इन्होंने बनाई हो, फिगर बनाई हो। ये बियर्डेड मैन है, इनकी दाढ़ी है, हाफ आइज़ खुली हैं, आधी आइज़ बंद है, तो मे बी ऐसा माना जा रहा है कि मेडिटेट कर रहे होंगे, इसीलिए इनको बोला गया कि मे बी ये प्रीस्ट हो, है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर एक फीचर और बताऊं तो यहाँ पे टेम्पल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वॉट एवर देवर वर्शिपिंग वॉज फ्रॉम नेचर इटसेल्फ। तो टेम्पल का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं मिला है, कोई भी टेम्पल टाइप का फिगर या स्ट्रक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो नहीं मिला है। ओके, तो रिलीजन के बारे में हमने इनके काफ़ी बात कर ली। इसके बाद अगर हम देखें बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में, तो इनकी बरियल प्रैक्टिसेस में देखो तो ये दे यूज टू बरी आइदर इन ऐसे रेक्टेंगुलर पिट्स और ऐसे ओवल। बट एक चीज़ जो आप देखोगे, इनकी चाहे कैसे भी बरियल हो, इसके अंदर आपको कुछ सामान ज़रूर मिलेगा, खाने पीने का, बर्तन, कहीं कहीं जगह तो ऑर्नामेंट्स। तो इसका मतलब दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। कहीं कहीं आप देखोगे कि एक सिंगल को बरी किया गया है। कई जगह पे एविडेंसेस है जहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली, मे बी फैमिली एक ही जगह पे बरिड है। तो इस तरह के भी एविडेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे अलग है, डिस्टिंक्ट है बाकी सब जगह से, कि यहाँ पे मड ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, मड से बनी हुई ब्रिक्स का यूज़ किया गया है टू मेक दिस बरियल साइट। ऑल्सो कई कई जगह पे ऐसे भी एविडेंसेस हैं जहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि मे बी वुडन कॉफिन तक को यूज़ किया होगा फॉर बरिंग द डेड। इसके बाद अगर हम देखें एक मेजर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज़ ग्रेट बाथ। ये मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ की फ़ोटो है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसके नॉर्थ डायरेक्शन से यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं, साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दोनों में ही आपको स्टेयर्स दिखेंगी, और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जब आप देखोगे, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में आप देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे, छोटे छोटे रूम्स दिखेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि मे बी यहाँ पे पानी भरते होंगे और ये किसी रिचुअल में यूज़ करते होंगे, मे बी बाथिंग के लिए, जैसे अभी है ना हरिद्वार जाते हैं लोग रिचुअल बाथ लेने के लिए, तो मे बी उस तरह से यहाँ पे भी कुछ उस तरह के स्ट्रक्चर रहे होंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके अलावा कई सारी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिनके अंदर कुछ डिस्टिंक्ट फीचर है। तो हम एक बार उन डिस्टिंक्ट फीचर्स को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ हड़प्पा की, तो सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सकेवेट होनी शुरू हुई। ये जो हड़प्पन साइट है ये रावी रिवर के किनारे है, तो रावी इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, है ना। तो ये साइट अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। इनके एक्सकेवेटर थे दयाराम सहानी, याद है हमने फर्स्ट स्लाइड में एक बार देखा था। और यहाँ का एक स्ट्राइकिंग फीचर है बहुत बड़ी ग्रेनरी। इसके बाद मोहनजोदारो देखो, तो ये भी प्रेजेंट डे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में ही लाई करता है। ये इंडस रिवर के किनारे है। इनको आर.डी. बैनर्जी ने, ये कुछ एक्सकेवेटर के नाम है, प्लीज़ इनको याद करते चलिएगा। हो सकता है यूपीएससी में ना पूछा जाए पर स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है। तो जैसे मोहनजोदारो किसने एक्सकेवेट की थी, तो आर.डी. बैनर्जी ने। यहाँ पे
सील ऑफ पशुपति मिली है, वो जो दिखाया था ना जिसको मैंने बोला प्रोटोशिवा है ना, वहाँ की सील्स मिली है काफ़ी सारी। उसके बाद ब्रॉन्ज, डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल जो मैंने दिखाया था वो यहाँ मिली है। ग्रेट बाथ यहाँ मिला है। तो ये एक मेजर साइट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कई सारी अलग अलग चीज़ें मिली, जैसे स्टेटाइट का प्रीस्ट किंग का स्टैचू जो हमने देखा था ना, जिसमें मैंने बताया था कि आधी आंखें खुली हुई हैं, वो भी मिला। इसके अलावा मेसोपोटामिया में सिलेंड्रिकल सील्स भी मिली हैं। उसके बाद मोहनजोदारो की में कई सारी सील्स जो है वो मेसोपोटामिया में मिली है। तो इसका मतलब ट्रेड हो रहा होगा, है ना। इनको ट्रेड रूट पता थे, अरेबियन सी के रूट पता थे मे बी, राइट। उसके बाद सुक्का जेंडौर, ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान एरिया में है। यहाँ पे अगर आप देखो दिस वाज अ ट्रेड पॉइंट बिटवीन बेबीलोन एंड हरप्पा। तो मतलब इनका इजिप्शियन ट्रेड मेसोपोटामियन, मतलब ये लोग भी ट्रेड कर ही रहे थे। उसके बाद चहनुदारो देखो, तो दिस इज़ इन सिंध ऑन इंडस रिवर, ये भी पाकिस्तान एरिया में ही है, अफगानिस्तान पाकिस्तान एरिया में ही है। तो इनके एक्सकेवेटर कौन है, एनजी मजूमदार। और यहाँ पे आपको बीड मेकर्स शॉप मिलेंगी। कैसे पता चला बीड मेकर्स शॉप, क्योंकि कई सारे बड़े बड़े बीड्स के साथ ना ऐसे छोटे छोटे रफ बीड्स भी मिले होंगे। तो रफ बीड्स कब होते हैं, मे बी वहाँ पे इंडस्ट्री होगी, जो बीड मेकिंग फैक्ट्री होगी मतलब। तो जो मेन बीड होंगे, जो ऑर्नामेंट्स अच्छे सुंदर सुंदर बन जाते होंगे, वो तो ये लोग ट्रेड कर देते होंगे, और जो छोटे मोटे जो टुकड़े रह जाते होंगे वो वहाँ मिले होंगे। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे बीड मेकिंग इंडस्ट्री होगी। इसके बाद यहाँ पे लिपस्टिक्स का भी मिला है, मतलब लिप कलर फाइंडिंग्स हैं। और एक और फाइंडिंग है कि एक अ डॉग इज चेजिंग अ कैट, इस तरह की भी फाइंडिंग वहाँ पे है, फुटप्रिंट्स है। मूविंग अहेड, कालीबंगन, अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, इंडिया में ही है, राजस्थान, घग्गर रिवर के किनारे। देखो ऑलमोस्ट सारी ही जो अभी तक हमने साइट पढ़ी है वो किसी ना किसी रिवर के फ्लड प्लेन पे ही है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद अगर देखो कालीबंगन में क्या क्या है, तो मेसोपोटामिया में मेसोपोटामियन सील्स मिली है यहाँ पे, तो मे भी मेसोपोटामिया से भी यहाँ कुछ सामान आया होगा, है ना। यहाँ पे वेल्स मिले हैं, कुएं, गुजरात राजस्थान का एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे वेल्स मिले हैं। तो देखो इनको आर्टिफिशियली वाटर को यूज़ करना आता था, मतलब खाली रेन वाटर या रिवर वाटर ही नहीं, कुएं भी खोदे हैं इन्होंने। इसके अलावा कैमल की बोन्स मिली है, प्लोड फील्ड मिली है, तो एग्रीकल्चर होता होगा। और फायर ऑल्टर मिले। फायर ऑल्टर से अगर मैं समझाना चाहूँ हिंदी में बोलूँ तो हवन कुंड, हवन करते हैं ना, अग्नि हवन करते हैं, तो वो हवन कुंड यहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद लोथल, कल भी हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी कि ये आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड है ना। यहाँ पे कई सारे शिप्स आते होंगे या आर्टिफिशियल बनाया होगा, तो दे नो हाउ टू मेक डॉकयार्ड। तो हमने देखा कि उनको शिप्स भी बनानी आती थी, बोट मेकिंग में भी काफ़ी वो अच्छे थे। यहाँ पे राइस हस्क मिला है, तो मे भी राइस की कल्टिवेशन होती होगी। फायर ऑल्टर्स यहाँ भी मिले हैं। यहाँ पे चेस प्लेइंग के भी एविडेंसेस मिले हैं, मे बी वो लोग शतरंज खेलते होंगे। बीड मेकिंग शॉप जैसे चहनुदारों में मिला है वैसे यहाँ पे भी मिले हैं। और पर्शियन सील मिली है, तो इसका मतलब ये लोग ईरान साइड के लोगों से भी ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पे भी लोथल की भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक रिवर के किनारे ही है। मूविंग अहेड, सुरकोतडा, ये आपका गुजरात में पड़ता है और यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्सेस मिले हैं और पॉट में बरियल मिला है। तो बरियल प्रैक्टिसेस इनकी अलग अलग थी, तो यहाँ पे पॉट में बरियल भी मिला है। इसके बाद धोलावीरा, धोलावीरा में अगर आप देखो तो ये गुजरात में ही है। यहाँ पे आपको वाटर हार्नेसिंग सिस्टम और वाटर रिजर्वायर देखने को मिलेगा। इसके अलावा रॉक कट ग्रेट बाथ, यहाँ पे भी ग्रेट बाथ मिला है, जैसे कि आपको मोहनजोदारो में मिला था, तो यहाँ पे भी है। और एक स्ट्राइकिंग फीचर जो धोलावीरा के साथ आप एसोसिएट कर सकते हो वो ये है कि जैसे हमने पहले देखा था कि टाउन प्लानिंग में सिटाडेल और लोअर टाउन दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, राइट। पर यहाँ पे जब आप देखोगे धोलावीरा में तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 नहीं 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो मे बी एक में रूलर रहते होंगे, मे बी एक में मर्चेंट क्लास रहते होंगे और बाकी लोअर टाउन में बाकी लोग रहते होंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो क्लास डिवीज़न था वो मे बी धोलावीरा में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, राइट।
उसके बाद अगर आप देखो रोपड़, रोपड़ पहली ऐसी साइट थी जो इंडिपेंडेंस के बाद एक्सकेवेट हुई। इसकी एक्सकेवेशन इंडिपेंडेंस के बाद शुरू हुई थी। ये पंजाब एरिया में है, प्रेजेंट डे पंजाब जो हमारा इंडिया के पास है वो। यहाँ पे आपको डॉग बरी हुआ मिलेगा ह्यूमन के साथ एक ओवल पिट में, तो वही लाइफ आफ्टर डेथ के एविडेंसेस रोपड़ से मिले हैं, है ना। और कॉपर की एक्स मिली है। दाइमाबाद विच इज़ इन महाराष्ट्र, ये प्रावरा रिवर के किनारे है। यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज की बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी, जैसे एक चैरियट की, ऑक्स की, एलिफेंट की, राइनो की। तो ऑब्वियसली इन सब एनिमल्स के बारे में मे भी इनको पता ही है। लास्टली हम ये देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिक्लाइन है वो क्यों हुई होगी। हमने पहले भी देखा, एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इनकी जो डिक्लाइन है लगभग माना जा रहा है 1800 BC के करीब या आगे पीछे थोड़ा सा वहाँ तब हुई होगी। एक्चुअल रीज़न इज स्टिल डिबेटेड, क्योंकि पता नहीं है, बट बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो एक थ्योरी ये है कि भाई आर्यंस आए होंगे, उन्होंने कॉन्कर किया, वॉर हुई, तो मे बी एक सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। इसके अलावा अच्छा, ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हम ख़त्म हुई होगी, क्योंकि आप देखो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे अर्बनाइजेशन वाले फीचर्स हैं, जैसे पक्का हाउसेस है, ट्रेड रूट बड़े अच्छे अच्छे हैं, है ना, और टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी है। बट जैसे तो मतलब अर्बन करेक्टर है, बट जैसे आप इसकी नेक्स्ट एज में, अभी जो हम कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हम वैदिक एज की बात करेंगे, तो आप देखोगे कि सोसाइटी फिर से रूरल होती जा रही है, सोसाइटी फिर से रूरल कैरेक्टर की तरफ जाती जा रही है। तो मे बी यहाँ पे कोई चीज़, इस लिंक को इन्होंने ब्रेक किया है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, जब हम नियोलिथिक एज से हम चाल्कोलिथिक में आए, फिर चाल्कोलिथिक से जब इंडस वैली में आए, और इससे पहले भी मीजोलिथिक से जब नियोलिथिक में आए थे, तो मीजो, नियो, चाल्कोलिथिक, इंडस वैली में हम हमेशा एडवांस कर रहे थे टेक्नोलॉजिकली, राइट। बट जब आप देखोगे इंडस वैली से जब वैदिक एज में गए तो हमने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट नहीं हुई, बल्कि मतलब हम थोड़ा पीछे चले गए, रूरल कैरेक्टर की तरफ चले गए। तो ऐसा क्यों होता है, तो मे बी यहाँ पे कोई ब्रेक पॉइंट आया होगा जहाँ पे एक सिविलाइजेशन का प्रॉपर एंड हुआ होगा। तो उसी के लिए हम कह रहे हैं कि मे बी आर्यंस ने इन्वेड किया होगा, या फिर हो सकता है कि नेचुरल फैक्टर्स रहे होंगे, जैसे मे बी अर्थक्वेक आया होगा। बट अब अर्थक्वेक आया होगा पूरे जगह पे एक ही टाइम पे अर्थक्वेक आया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई लोग ऐसे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ का, बहुत ज़्यादा बारिश हुई होगी तो फ्लड हुए होंगे, या फिर हो सकता है कि भाई ड्रॉट आया हो, कई कई जगह फ्लड हुए, कई कई जगह ड्रॉट आया, रेनफॉल पैटर्न चेंज हुआ। अच्छा, रिवर के कोर्सेज चेंज हुए हो सकते हैं, तो इसीलिए क्या हुआ कि फूड की कमी हुई होगी, इसलिए में भी एक सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई होगी। तो बहुत सारे इस तरह की थ्योरीज हैं, बट अभी तक कोई भी थ्योरी प्रूव प्रॉपरली नहीं हो पाई है। इसके बाद मैंने पहले भी बताया कि जब इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसी टाइम के आसपास आपको साउथ अमेरिका वाले एरिया में मायन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। उसी टाइम पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी और इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। तो हम इनको कह देते हैं कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, मतलब इनके साथ में ये सिविलाइजेशंस भी फ्लरिश कर रही थी वर्ल्ड के दूसरे एरियाज़ में। अगर हम इनके जोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो इंडस वैली का हमने देख लिया, इंडस रिवर सिस्टम, और कौन से एरियाज़। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के आसपास थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन आज का मॉडर्न डे इजिप्ट वही है, और वो नाइल रिवर के किनारे है। तो आप देखो जितने भी मेजर जो हमने अभी तक सिविलाइजेशन पढ़ी है वो किसके किनारे है, मेजर कोई रिवर के अक्रॉस है। सिमिलरली मायन सिविलाइजेशन में भी रिवर रही है, और ये आपका अमेरिका वाले एरिया में है। पर अगर आप देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक डिस्टिंक्ट फीचर वो ये है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एरिया है ना, वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो इतना बड़ा बनता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मतलब ये सिविलाइजेशन काफ़ी बड़ी रही। तो देख रहे हो, ये मेसोपोटामियन तो यही है, इजिप्शियन यही रही, पर अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन देखो तो एरिया वाइज काफ़ी बड़ी थी। अगर आप इनके सिटीज़ के पैटर्न देखो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको प्रॉपर टाउन प्लानिंग मिलेगी, जिसमें ग्रिड बेस्ड डिज़ाइन होगा,
ब्रिक्स की बनी होंगी। अगर आप हड़प्पा में देखो तो क्ले की ब्रिक्स की बनी थी, और मोहनजोदारो में देखो तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आपको फायर्ड ब्रिक्स के मिलेंगे, वही बर्न्ट ब्रिक्स, फायर्ड ब्रिक्स, है ना। बट अगर आप इसी टाइम पे कंटेम्प्रेरीली देखो, इजिप्शियन में, मेसोपोटामियन में, मायन सिविलाइजेशन में, तो आपको दिखेगा कि सिटीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि टाउन प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी, कई जगह क्राउडेड थी, कंजस्टेड थी सिटीज़। ओके और ऑल्सो उनको ये बर्न्ट ब्रिक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं मिली है, वहाँ पे सन ड्राइड ब्रिक्स मिली है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि इजिप्ट में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में दे वर यूजिंग ड्राइड ब्रिक्स। ओके मूविंग अहेड, ड्रेनेज सिस्टम भी अगर आप देखो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सैनिटेशन, सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। मोहनजोदारो में आप देखोगे 700 फ्रेश वाटर के वेल्स मिले हैं, ठीक है, और इनसाइड द वॉल्स, तो मे बी घरों के अंदर इन्होंने अपने पर्सनल वेल्स बनाए होंगे, हर घर के अंदर बाथरूम वगैरह था। पर सेम बात है, मेसोपोटामिया में थोड़ी सिविलाइजेशन कॉम्प्लेक्स थी, क्राउडेड थी, कंजस्टेड थी, प्लानिंग की कमी थी। इजिप्शियंस को अगर आप देखो तो वो लोग अपने ड्रेन वाटर की जो पाइप होती है वो किसकी बनाते थे, कॉपर की पाइप्स बना रहे थे। उसके बाद लॉ की बात करें तो मेसोपोटामियंस वर द फर्स्ट वन जिन्होंने लीगल कोड, रिटन लीगल कोड लेकर आए थे, तो इनको कहते हैं कोड ऑफ हामुराबी। तो बेबीलोन का एक राजा रहा होगा हमुराबी नाम से, और वही इन लॉज को लेकर आए, लीगल कोड्स को लेकर आए। तो इस लीगल कोड में आपका हर चीज़ आती है, मैरिज, डाइवोर्स, और ये सारे कोड आते हैं कि किसी ने चोरी करी होगी, स्लेवरी, ये सारे कोड्स हैं उसके अंदर बस। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखो तो अभी तक तो कोई हमें ऐसा कोई लीगल कोड नहीं समझ में आया है। मोस्टली हो सकता है दे वुड हैव ट्रीटेड देमसेल्व्स एज इक्वल। हालांकि कुछ लॉज तो डेफिनेटली रहे होंगे, सोसाइटल लॉज, क्योंकि अगर इतनी यूनिफॉर्मिटी रखनी है तो हमें कुछ सोसाइटल लॉज ज़रूरी हैं, कि जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, कौन क्या काम करेगा, इस तरह के लॉज रहे होंगे, पर्सनल लॉज रहे होंगे, ह्यूमन लॉज रहे होंगे। बट इस तरह के एकदम जो रिजिड लॉज जो कि कोडिफाइड हों, जैसे कोड ऑफ हमुराबी में है, ऐसे लॉज नहीं मिले हैं इंडस वैली में। जैसे अभी मैंने बताया ना, कोड ऑफ हमुराबी में मैरिज, मैरिटल अफेयर्स के ऊपर लॉ, मर्डर पे, स्लेवरी पे, इन सब पे लॉज थे, बट ऐसे कोई लॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद अगर आप देखो लिटरेचर की, तो लिटरेचर में हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें इंडस की स्क्रिप्ट मिली है, हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लूनर कैलेंडर को फॉलो करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था। बट अगर आप देखो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में काफ़ी इनके अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है, जिनको अभी तक थोड़ा थोड़ा डिसाइफर कर लिया गया है, एंड दे वर यूजिंग बेटर सिस्टम ऑफ कैलेंडर ऑल्सो। पॉलिटिक्स की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रही हो ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, मोर और लेस सोसाइटी इक्वल ही थी। इजिप्शियंस और मेसोपोटामियन और मायन तीनों ही सिविलाइजेशन में आप देखोगे देयर वर राइज ऑफ किंगडम्स, तो वहाँ पे किंगडम्स इस तरह के था। इनफैक्ट अगर आप इनहेरिटेंस सिस्टम देखो उस टाइम पे, तो हो सकता है कि इजिप्ट में डॉटर इनहेरिटेड द थ्रोन, उस टाइम पे आपको मैट्रियार्कल सिस्टम इजिप्ट में दिखता नज़र आएगा, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला। पिरामिड्स और टेम्पल्स की बात करो तो हमने पहले ही देख लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको सील्स खूब सारी मिल जाएंगी, जैसे पशुपति की, प्रोटोशिवा जिसको हम कह रहे हैं, उनकी सील्स मिल जाएंगी, प्रीस्ट किंग की सील्स मिल जाएंगी, बट आपको कोई टेम्पल नहीं मिलेगा एज सच। तो देवर बेसिकली वर्शिपिंग द नेचर, एनिमल्स को वर्शिप कर रहे थे, पीपल ट्री को वर्शिप कर रहे थे, बट वहाँ पे कोई आपको टेम्पल नहीं मिलेगा। इजिप्ट में अगर आप देखो तो लार्ज नंबर ऑफ पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन थी, तो मायन में अगर आप देखो तो वहाँ भी पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन थी। मायन सिविलाइजेशन तो हेविली रिलीजियस भी थी, कैसे पता चला, वही उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देख के समझ में आता है कि भाई रिलीजियस रही होगी। बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में हमने बात कर ही लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ कर रहे थे, इजिप्शियन में उस टाइम पर ड्राइड ब्रिक्स थी, मेसोपोटामियन में बर्न्ट ब्रिक्स थी बट बहुत कम। साइंस की बात करें, एडवांसमेंट, साइंस में एडवांसमेंट की बात करो तो मायंस में जो था दे वर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। उन्होंने कई सारे सेलेस्टियल मूवमेंट्स की, मतलब सन, मून, इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी अपने थिंकिंग लिखी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो मैथमेटिक्स वॉज कम्प्लीटली अननोन, और देखो कितनी अजीब बात है, मैथमेटिक्स नहीं पता पर ब्रिक्स के साइज 4:2:1 ही मिलेंगे आपको,
कितनी अजीब बात है कि इनको मैथ्स नहीं पता, बट जब ये ब्रिक्स बनाएंगे, मैसनरी करेंगे, तो फिर एकदम एग्जैक्ट करेंगे, एकदम यूनिफॉर्मिटी के साथ करेंगे। दूसरा, ऐसा कोई एविडेंसेस नहीं मिला है जिसमें हम ये देख पाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कि जो लोग हैं वो टाइम कीपिंग कर रहे हो कि भाई कौन से टाइम पे क्या हुआ, ये सब कुछ ऐसा नहीं मिला है। बट इजिप्शियंस में अगर आप यही चीज़ देखोगे तो वी हैव फाउंड सन डायल्स, वी हैव फाउंड वाटर क्लॉक्स, तो इसका मतलब दे वर कीपिंग टाइम्स, और इनके पास डिवीजन ऑफ डेज भी था। हालांकि हम लोग यूज़ कर रहे थे लूनर कैलेंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले उस टाइम पे, बट दैट वाज नॉट वेरी मच एक्यूरेट। ओके, सो अभी जो लास्ट में हमने ये डिफ्रेंसिएशन किया है, इसको एक बार ज़रूर देख लेना। जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस के बीच में जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है, रीज़न बीइंग कि कभी कभी क्या होता है कि जब टॉपिक्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मान लो यूपीएससी ने सिंपल वाले पहले पूछा कि भैया कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या सीख सकते हैं, अब वो ये पूछ चुका है। अब ऐसा हो सकता है कि वो ये पूछ ले कि भाई उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी, जैसे मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, मायन, उससे हमने क्या सीखा या हमने उसको क्या सिखाया, और एक और चीज़ कि हम उनमें क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटीज़ थी। तो इसीलिए मैंने सोचा लास्ट में एक फटाफट रिकैप दे दूँ। हालांकि बहुत एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया गया है, बट इतना है कि एटलीस्ट अगर 100 मार्क्स का कोई मेंस में अगर 10 मार्क्स का कोई मेंस में क्वेश्चन आता है या 15 मार्क का कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि सबसे पहले ऐसे मैप बना दिए जाए, ताकि हम ये दिखा पाए कि जोग्राफिकल एक्सटेंट कितना था, ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे इस तरह से डिफ्रेंशिएट हम उनमें कर पाए। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ जो और है वो ये कि आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म कर लिया है। कल जब हम मिलेंगे तो हम वैदिक एज शुरू करेंगे, ठीक है, और वैदिक एज को हम आयरन एज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक में आपको इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक छूट गया है या मुझे वो कवर करना चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and thanks a lot for listening, and thank you for your patience.